हेलो। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा और स्पेसिफाई करना होगा, और अपडेटेड पार्ट है ये एक्चुअली रिसर्च की। जिस तरह से इम्पोर्टेंस पिछले समय में भारत में बढ़ी है और एक अच्छी रिसर्च की ज़रूरत महसूस होने लगी है, तब से ये पार्ट और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। कुछ टर्म्स को हम इतने लेकर यूज टू हैं कि हमें उनके बहुत क्लियर कट एग्जाम्पल्स नहीं पता होते, या मीनिंग हमें थोड़ा सा क्लियर नहीं होता हमें, है ना। तो आज हम यही कोशिश करेंगे आपके लिए कि ये दो तीन शब्द ऐसे हैं जो आपकी समझ में थोड़ा बेटर ढंग से आ जाए। स्पेसिफिकली रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है इसको समझना आपके लिए, है ना। और ये लेटेस्ट, जैसे मैंने कहा, ये लेटेस्ट रिसर्च के हिस्से हैं। पहले भी होते थे, लेकिन अब रिसर्च के टाइप वगैरह सब इतने कॉमन हो गए हैं कि एग्जामिनर अब थोड़ा सा और इंटेंस जाना चाहता है, और जा भी रहा है। खैर, तो इस रिगार्डिंग हमें कुछ टर्म्स पकड़नी है आज। वर्कशॉप, हिंदी में उसको हम कार्यशाला कहते हैं। अरे, तब तो आप लोग डेफिनेशन नोट करिए, मैं देखता हूँ इसे। तो अगर डेफिनेशन हमने देख ली है, तो जनरली हम देखते हैं कि वर्कशॉप टर्म कहाँ यूज करते हैं। इंजीनियरिंग में यूज होती है ना, अभियांत्रिकी में यूज करते हैं हम इसको। अब नहीं, ठीक, आई बात समझ में। तो यहाँ क्या मतलब है इसका यूज करने का, आखिर हमने टर्म इंजीनियरिंग क्यों मेंशन की इस जगह पर। क्योंकि अगर हम इंजीनियरिंग के टर्म में वर्कशॉप समझें तो ये चीज़ बेटर ढंग से समझ में आएगी। क्योंकि सब में एक प्रॉब्लम है, जितने भी टर्म्स आप पढ़ने वाले हैं ना, जैसे आप वर्कशॉप पढ़ रहे हैं, आप अभी सेमिनार भी पढ़ेंगे आगे चलकर, है ना, सिंपोजियम भी पढ़ेंगे। तो ये सब एक कॉमन सी साउंड करते हैं, लेकिन डिफरेंस भी है। कॉमन साउंड क्या करते हैं कि सब में कहीं ना कहीं ग्रुप है, कहीं ना कहीं डिबेट हो रही है या टॉक हो रहा है। तो फिर लगता है कि यार फिर डिफरेंस किस चीज़ का है ना। लेकिन इन सब के बावजूद एक सिंगल पॉइंट का डिफरेंस है जो इसको अलग करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि जाने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले, चाहे वो प्रोफेसर हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे एक्सपर्ट, उनके लिए लगभग सब कुछ कॉमन ही चलता है। लेकिन फर्क है, ठीक है ना। तो अपार्ट ऑफ दिस की कुछ कॉमन चीज़ें भी हैं, या मैक्सिमम कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन 5 से 10% चीज़ें डिफर हैं, वही आपको महसूस करनी है बस इस पूरे लेक्चर में। तो आप किसी भी वर्कशॉप में क्यों जाते हैं, अगर इन कंटेक्स्ट ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में बात की जाए तो वर्कशॉप जाने का पर्पस क्या होता है ना। हम वर्कशॉप बेसिकली किसी चीज़ को, अलग अलग चीज़ों को बिल्ड करने जाते हैं, है ना। या इन टर्म्स ऑफ हम उसे रिपेयर करने भी जाते हैं कि नहीं, रिपेयर भी करते हैं उस चीज़ का। दोनों ही कंटेक्स्ट में क्या ये कॉमन प्लेस है या एक्सपर्टाइज की जगह है।
ये एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है या एरिया ऑफ कॉमन है? कोई भी कहीं भी जा सकता है वर्कशॉप, एक्सपर्टीज का है। तो वही चीज बस हमें कहाँ लगानी है? सेमिनार में। क्लियर है? ठीक। तो जब किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को, या ऐसा पहले एग्जांपल समझ लें, जैसे जीएसटी स्टार्टिंग में आया था, ठीक है, तो जिन लोगों ने बनाया वो बहुत रेयर लोग समझते थे जीएसटी को, वो हाईली एक्सपर्ट थे लॉ के, वो इकोनॉमी के, कॉमर्स के या टैक्सेशन के। उन्होंने जब स्टेट सर्विसेज के या इवन जो आईआरएस हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के जो लोग हैं, उनको भी जब समझाया तो उन्हें भी बड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि टेक्निकल चीज थी। तो आईआरएस का काम ही टैक्सेशन को लेकर है। तो हमारे तो 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इसमें जीएसटी में ही इसमें काम कर रहे हैं, और तीनों असिस्टेंट कमिश्नर थे, और पहली दूसरी पोस्टिंग थी सबकी। 2 की तो पहली पोस्टिंग थी जब जीएसटी आया, तो उनका पहला बैच ही उनको जीएसटी, जितने भी नए आईआरएस आए सबको कहाँ भेज दिया गया, बोला ये टेक्निकल है, ये एक्सपर्ट है, इनको जीएसटी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो सब लोग बीटेक बैकग्राउंड से हैं या इंजीनियरिंग फील्ड से ही थे बेसिकली। उनको भी इस चीज को समझने में बहुत टाइम लग गया। तो अब जब वो समझ गए आईआरएस, तो आईआरएस के अंडर में कौन काम करता है स्टेट में? सेल टैक्स वाले काम करते हैं, यानी पीसीएस के लोग काम करते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स वगैरह ये सब काम करते हैं। उन्होंने उनको समझाया, ठीक। उन्होंने अपने जो लोअर पीसीएस के अधिकारी थे थोड़े बहुत, उनको समझा दिया लोअर पीसीएस या पीएससी में। अब इन सब की जिम्मेदारी की, ठीक है, आम आदमी यानी ट्रेडर और कॉमर आदमी कैसे समझे, कॉमन मैन कैसे समझे इस चीज को, ठीक है। तो इसके लिए सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए गए। क्लियर है? तो जब आप ऐसी चीज के लिए कोई मीटिंग रख रहे हैं, क्लास रख रहे हैं इनफैक्ट, तो वो क्या मानी जाएगी? सेमिनार मानी जाएगी। तो किसी भी चीज की टेक्निकलिटी को लेकर अगर कोई परेशान है, किसी के डाउट्स हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो यू विल गिव अ सेमिनार, बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ एक्सपर्ट, सॉरी, वी विल प्रोवाइड वर्कशॉप। अगर मैं सेमिनार बोला तो उसे हटा देते वहां से, हम वर्कशॉप के बारे में बात करें तो वर्कशॉप ही पढ़ेंगे। तो वी विल ऑर्गेनाइज वर्कशॉप, ऑर्गेनाइज करेंगे हम उसके लिए। क्लियर है? इसका मतलब जो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं वो कौन कौन होंगे? एक जो प्रोफेशनल होगा, एक्सपर्ट होगा, और दूसरा हुआ क्लाइंट। आम आदमी जाएगा? आप गए थे जीएसटी समझने के लिए? नहीं जाएंगे ना। हमें क्लाइंट की जरूरत ही नहीं, मतलब हमें जरूरत क्या है? हमें तो जीएसटी पे करना है, ना कि कैलकुलेट करना है। तो आम आदमी तो नहीं गया, लेकिन ट्रेडर भी तो एक आम आदमी है इनके कंपैरिजन में, वो जीएसटी कंपैरिजन में। तो जगह जगह फिर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई, उनको टेक्निकलिटीज के बारे में बताई गई। तो इंजीनियरिंग एग्जाम्पल से क्या समझ में आया कि किसी टेक्निकल सब्जेक्ट पर आप किसी को कुछ एम्पावर्ड कर रहे हो, एनलाइट कर रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, तो आप वर्कशॉप कर रहे हैं। तो 2 पार्टिसिपेंट होंगे, एक नरेटर यानी एक्सपर्ट होगा और दूसरा उसको सुनने वाला होगा। क्वेश्चन कौन पूछेगा, आंसर किसको देने हैं? इसको देने होंगे। क्या डिबेट हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि डिबेट के लिए कुछ ना कुछ नॉलेज चाहिए ना। क्या डिबेट कंडीशन में है? नहीं है, ठीक है। तो मस्ट बी अ गुड लिसनर और अंडरस्टैंड करना है बस आपको। अब बात आती है रिसर्च में क्या है वर्कशॉप, ठीक। तो रिसर्च में वर्कशॉप का मतलब होता है कि जब आप रिसर्च करने जाओगे, पीएचडी करने जाते हैं आप लोग, तो कुछ लोग आते हैं मेरे पास, जैसे आप में से कई लोग आएंगे, अगर आपका नेट निकल जाता है कि जब सर पीएचडी करेंगे या एमफिल करेंगे, रिसर्च करेंगे, कि सर वो रिसर्च पेपर नहीं बन रहा है, बनवा दीजिए, कैसे बनेगा, और ये और वो, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज ऐसे रखनी है, सर ये क्या होती है, इसे समझा दीजिए। तो रिसर्च टूल एंड टेक्निक्स जब मुझे किसी को बतानी होगी एज एक्सपर्ट, तो मैं क्या करूंगा? वर्कशॉप। तो रिसर्च की टूल्स एंड टेक्निक्स, कॉन्सेप्ट, आइडियाज क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होंगे,
तो हम उस पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे। तो अब आप कह सकते हो सर वर्कशॉप और क्लास में क्या फर्क है? हम्म? बहुत बड़ा फर्क है। क्लास A to Z समझाने के लिए है। एक किसी पर्टिकुलर पार्ट पर फंस रहे हैं, वहां आप आएंगे, है ना? या समझ में आ गई है लेकिन प्रैक्टिकलिटी समझ में नहीं आ रही है, तो वर्कशॉप जनरली वो लोग जाएंगे ना जिनको प्रैक्टिकली यूज करना है कुछ। मुझे रिसर्च करनी है तो मेरा प्रैक्टिकल यूज हुआ ना उसमें। मैं रिसर्च की प्रैक्टिकल यूज नहीं करा, रिसर्च में मुझे प्रैक्टिकल होना है। अब बात सुनो, जो क्लाइंट था जीएसटी में, जो ट्रेडर है वो कौन है? अप्लाइड यूज करने वाला ही तो हुआ। तो वर्कशॉप वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनको वर्कशॉप की नॉलेज को अपने किसी काम में अप्लाइड यूज करना है। तो बीइंग ए रिसर्चर मुझे कुछ चीज समझनी है, एडवांस करना है अपने आप को। और एपीआई स्कोर होता है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, है ना? तो एपीआई स्कोर के लिए क्या चाहिए आपको? ऐसी आपको कई वर्कशॉप के पास आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए कि मैंने इस विषय पर वर्कशॉप की, इस विषय पर वर्कशॉप की, है ना? तो अगर जो लोग फ्यूचर बनाना चाहते हैं इस एरिया में, उनको अभी से वर्कशॉप्स करते रहना चाहिए। जैसे सपोज करिए कि आपको कहे कि आपको एसपीएसएस यूज करना है ना? अब सर कहें ये क्या होता है? बोले कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, आपको यूज करना नहीं आता। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको एसपीएसएस पर एक वर्कशॉप दे सकते हैं। पूरे पूरे एसपीएस पर नहीं देंगे, उसके पर्टिकुलर किसी अप्लाइड यूज पर दे सकते हैं। ठीक है? तो बिल्कुल थोरोली नहीं बताएगा, किसी एक दो पार्ट पे क्या करेगा वो, इंटेंस स्टडी कराएगा आपको। ठीक है? तो काइंड ऑफ शॉर्ट सिलेबस है, छोटा सिलेबस है, बड़े सिलेबस का कोई एक छोटा हिस्सा है, अप्लाइड यूज करने के लिए करते हैं। ये इसलिए नहीं बताया जाएगा रिसर्च क्या होती है, इसलिए बताया जाएगा कि रिसर्च कैसे की जाती है, कहां कहां प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए क्या करेगा आपका, किसी भी पार्ट पर आपके टेक्निकल या स्किल्स डायमेंशंस को मजबूत करेगा, आपकी स्किल्स इंप्रूवाइज होंगी, ये आपको तरीका सिखाएगा। तो आप इंग्लिश में भी देखेंगे तब भी वही है, इट्स अ ब्रेन स्ट्रोमिंग, है ना? इंटेंसिवली क्वेश्चंस, जैसे मैंने कहा ना, कॉन्सेप्ट पढ़ने नहीं जा रहे हैं आप, कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस बन गए हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, उनके लिए आप क्या करेंगे, अप्रोच कर लेंगे उनको। ठीक है? और वही सबसे बड़ी चीज क्या है, यही चीज ऐसी है जो इसे बाकी सबसे अलग कर देगी। तो अप्लाइड हुई कि नहीं हुई? और जाहिर सी बात है कि इसे क्वांटिटेटिव रिसर्च में नहीं, आपको क्या करेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए यूज करेंगे आप ज्यादातर इसे। ऐसी रिसर्च जहां क्वालिटी आपको चेक करनी हो, उसके पैरामीटर्स नहीं बन रहे हो, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। कोई सर्वे में तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ना सब करने की, वर्कशॉप करने की। आपको पता है सर्वे का तो काउंटिंग करके आना है, मुझे बेसिक ट्रेनिंग दे दीजिए उसे कि भैया जाओ वहां पे लोग काउंट करने, ये काउंट करके आना, तो काउंट करके आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना? जैसे आप देखते हो ना कि चुनाव से पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय की 2 से 3 दिन की, 1 दिन की ट्रेनिंग होती है कि भैया कैसे तुमको वोट लेना है और कैसे इसको पैक करके रखना है, बस। तो वर्कशॉप नहीं है, लेकिन जो ये सब बता रहा है वो कहाँ से आया होगा, वो जरूर वर्कशॉप करके आया होगा, क्योंकि उसे सब वर्कशॉप में ही समझ में आई जानकारी। ठीक है? तो बाकी चीज में समझा दी। क्लाइंट होता है, ज्वाइन करता है क्योंकि वो कुछ टूल्स सीखना चाहता है, मेथड सीखना चाहता है ना? कैसे कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो किन चीजों को माइंड में रखें, ये ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है? और सबसे बड़ी चीज, ये क्वेश्चन बनता है,
ये रिसर्चर को और फंक्शनल बनाने में और एक्टिव एक्शनल होने में मदद करता है. इट हेल्प्स रिसर्चर टू मोर फंक्शनल, मोर अप्रोप्रिएट. ठीक है. और जो नॉलेज दे रहा है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, जरूरी है, अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना चाहिए उसे, है ना. और तभी दे पाएगा जब उसके पास क्या होगा, एकदम अपडेटेड नॉलेज होगी. जनरली वर्कशॉप हमेशा अपडेटेड चीजों पर होती है, अपडेटेड वर्जन पर होती है. भाई सपोज करो, जो लोग आदमी पे जो बंदा पिछले 10 साल से विंडो यूज कर रहा होगा और विंडो 11 चल रही है ना शायद अभी, है ना, तो अगर विंडो 13 आ जाए तो उसे सारा विंडो सिखाओगे आप, उसके लिए क्या सफिशियंट है, वर्कशॉप. ठीक है, काम हो जाएगा उसका. डन. नाउ कम टू द सेमिनार, विचार गोष्ठी या संगोष्ठी. ये एक्सपर्ट टॉक है. सेमिनार क्या है, एक कंसेप्ट पर, एक आइडिया पर, एक सब्जेक्ट पर जो लोग अपने आप को कंसर्न मानते हैं कि हम इस पर बात कर सकते हैं, है ना, हमारे पास इस चीज को लेकर एक्सपर्टीज है, तो दूसरे वाले एक्सपर्ट से आप क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट करेंगे. पहले वाले में दूसरा एक्सपर्ट नहीं है, तो क्लाइंट है, अप्लाइड अप्लाइड यूज करने के लिए बुलाया आपने उससे. बात समझ में आ रही मेरी आपको. ठीक है, तो तब तक आप नोट करो इसे, एक हैंडल और कर लूं मैं तब तक. मुश्किल हो रही थी. खैर, आगे बढ़े. तो जैसे मैंने कहा कि ये एक तरह का डिस्कशन है. अब दोनों को कंपेरेटिव बनाओगे ना तो थोड़ा कंपेरेटिवली समझ में जल्दी आएगा. ग्रुप वहां भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ फर्क क्या है कि दूसरा ग्रुप भी क्या है, इक्वलेंट है, आप एक जैसे ही हैं. एक जैसे का मतलब आपका लेवल, आईक्यू लेवल या इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है, एक सिमिलर है. बस उस सब्जेक्ट पर आपके पास एक्स नॉलेज है, किसी के पास वाई नॉलेज है, किसी के पास जेड है, किसी के पास ए है. डायमेंशन को लेकर सब्जेक्ट एक ही है, उसको लेकर आपके पास अलग अलग चीजें हैं. तो आप क्या करेंगे, उस पर आप एक सेमिनार बुला लें. और ये कैसी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है. अब सिंपल होती तो लोग क्यों बुलाते हैं आप किसी को, है ना. तो कॉम्प्लेक्स चीजों को या कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज को आपको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है. सिंपल कर देंगे आप तो आप सेमिनार बनाते हैं उसका. किसी भी टफ कॉम्प्लेक्स या हायर एडवांस स्टडीज को क्या कर रहे हैं आप, जनरलाइज कर रहे हैं उसको, इसके लिए फ्लो चार्ट्स बना रहे हैं, उसको इजी करके समझा रहे हैं, तो वो सेमिनार होगा. यानी इसका मतलब हुआ कि कुछ भी नया नहीं होने वाला है इसमें, जो है उसी को थोड़ा सा एलोबरेट सिंपलीफाई करके प्रेजेंट कर दिया जाएगा. ठीक है, तो सरलतम रूप देने के लिए किया जाता है. अब जाहिर सी बात है कि आप अकेले तो कर नहीं सकते इसको, तो एक कलेक्टिव डिस्कशन है ना, डिस्कशन है.
और एक असेंबली है, असेंबली तो सभी तो असेंबली ही है बेसिकली। तो इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो आप यहां से नोट कर लीजिए। अच्छा, ये चीज ध्यान रखनी है कि यहां भी क्वेश्चन आंसर होंगे, लेकिन किस फॉर्म में होंगे, आपको जो भी बोलना है लॉजिक के साथ बताना है। तो मैंने कोई चीज को, कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपलीफाई किया, तो मुझे उसका लॉजिक भी देना पड़ेगा। सपोज करिए कोई मैथ की बहुत बड़ी थ्योरम है ना, प्रमेय बोलते हैं ना, थ्योरम आपके पास है, और आपने उस थ्योरम को लगाकर कोई चीज सॉल्व कर दी, तो सॉल्यूशन तो आपने दे दिया, लेकिन यूज क्या किया बीच में, थ्योरम। तो अब आपको सॉल्यूशन नहीं देना है, आपको थ्योरम बतानी है। तो थ्योरम का पर्पस क्या होता है बताइए, थ्योरम का पर्पस क्या होता है? जो थ्योरी को इजी कर दे, सॉल्व कर दे, पजल्स को सॉल्व कर दे, वही थ्योरम है। तो इसको मैथमेटिक्स के एग्जांपल से आप इजीली समझ पाओगे यहां पर कि सिंपल कैसे किया आपने, ये बता दीजिए आप। तो बच्चे पूछते ना कि सर ये 3 × 4 × 12 कैसे कर दिया आपने, तो हम क्या करते हैं, उस पूरे को फिर सिंपलीफाई कर देते हैं फॉर। जैसे वो आपने पहले भी कई बार बचपन में पढ़ाई होगा, अभी भी पढ़ते होंगे भाई, होता ना कि a + b का स्क्वायर क्या होगा, यही होता ना क्वेश्चन। तो क्या लिखते हैं, लिखते हैं ना। तो कैसे आई चीज, यहां तो समझ में ही नहीं आ रही 2ab। अब बात समझ रहे हो ना। तो आप उसे बताओगे इसमें थ्योरम क्या लगाई है कि a + b 2 बार लिखा, a + b 2 बार लिखने पर क्या होगा, अब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले a का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो गया, a², फिर a का b से किया तो ab, फिर b का a से किया तो फिर ab, और फिर b का b से किया तो b²। तो क्या हो गया, a² + b², 2ab। ये लो, हो गया काम। तो आपने उसको जो सॉल्यूशन दिया है, सिंपलीफाई किया, उसका तरीका बताना पड़ेगा। तो सामने वाला आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसे हुआ। ठीक है, चलिए, तो ये है आपकी सेमिनार। पर्पस क्या होता है, सेमिनार हम क्यों करते हैं? देखो, दो फर्क समझ में आ गए, पार्टिसिपेंट कौन कौन है और डिस्कशन क्या होता है। दोनों को अगर आप साथ साथ लिखते भी चलोगे ना, तो इजी करना, मतलब याद करना आसान रहेगा आप लोगों को। और नहीं जाके कंफ्यूजन होता ही कि यार क्या किसको बताया था। वर्कशॉप में अगर, वर्कशॉप बोलते हैं, अगर इंजीनियरिंग की दुकान समझ में आ जाए तो मान लेना कि वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अप्लाइड सब्जेक्ट है, एक क्लाइंट और एक एक्सपर्ट है, बात खत्म हो गई। सेमिनार की बात आए तो सीधा सा उद्देश्य है कि एक सब्जेक्ट में कॉम्प्लेक्स चीजें हैं और वो सिंपलीफाई होनी चाहिए। अब a + v² को मैंने इतना सब सॉल्व करके यहां रख दिया सॉल्यूशन। ये चीज मेरी सब्जेक्ट पर क्या दिखाता है, पकड़ दिखाता है। दो चीजें, एक तो सॉल्व करना, और दूसरा मैंने सॉल्व करने का तरीका इतना सिंपलीफाई कर दिया है कि कोई भी इसे समझ लेगा। ठीक है, तो ये इसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं सेमिनार के। कई बार ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉग्निटिव, इसको ज्ञानात्मक को क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव बोलते हैं। जिससे मतलब फैक्ट्स आपको समझ में आने लगेंगे। और एक बार हो, दूसरा इसका विचार होता है, क्या गया वो, ये अफेक्शनल या इमोशनल कह लीजिए, एक पर्पज ये भी होता है। तो जाहिर सी बात है, ये यहां से यहां तक की जो जर्नी मैंने आपको बताई, वो तभी बता सकता हूं जब मैंने उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज किया होगा, राइट, और फिर सिंथेसाइज किया होगा। यही तो हुआ ना, a + b लिखा मैंने 2 बार, ये क्या एनालिसिस है। ठीक है, फिर मैंने इसको और सॉल्व किया कि a और a से 2 बार, इस तरह से। तो फिर मैंने लास्ट में फिर से क्या कर दिया, सिंथेसाइज कर दिया उसे। क्योंकि जो एक्सपर्ट होगा वो क्वेश्चन को टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप दोनों खोलना पड़ेगा आपको,
क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ऐसा दे दूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab बराबर क्या होगा, तब भी आंसर क्या आना चाहिए। अगर आंसर नहीं आया तो गलत है आपकी थ्योरम। देन इसलिए कहते हैं किसी चीज को एक से दो या दो से अधिक पार्ट्स के बीच में कोई रिलेशन दिखाना क्या है, एनालिसिस है। दो या दो से अधिक पार्ट के बीच में क्या दिखा दिया मैंने, एनालिसिस कर दिया, एनालिसिस हो गया। और फिर उनको मिलाकर एक कंक्रीट सिंथेसिस, कंक्रीट नॉलेज, कंक्रीट रिजल्ट क्या हो गई, सिंथेसिस। अब ये सिंथेसिस इतनी स्ट्रांग है कि ये फिर से क्या कर सकती है, किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर लेगी अब आराम से। हाँ अभी नहीं आया, अभी तो कॉग्निटिव पार्ट आया। एक रिसर्चर में मैंने सेमिनार ने क्या डेवलप कर दिया, उसके नॉलेज को एम्पावर्ड करते हैं यहाँ पर, उस चीज को लेकर वो एनालिटिकली समझाने में सफल रहा। आपके सिलेबस की बात करते हैं, सोशो में भी कॉमन है। फ्राइड की बात करते हैं, फ्राइड पढ़ा है सभी लोगों ने, है ना। किसकी बात करता है वो, इड, ईगो और सुपर ईगो। अब एक कॉमन मैन को कैसे समझाओगे अगर एग्जाम्पल की बात आती है तो, इड को कैसे एक्सप्लेन करें। अकेले एक्सप्लेन करते तो वही इमेज नहीं बनती है। अकेले ईगो को लगेंगे तो लगेगा घमंड की बात कर रहा है, ईगो को घमंडी तो बोलते हैं हमारी लाइफ में, है ना। और सुपर ईगो बोला सुपर बहुत वाला घमंड, है नहीं। तो अब सेमिनार में मुझे क्या करना चाहिए, जब मैं आपको सेमिनार में देने जाऊंगा तो मुझे इसे ऐसा इजी करना पड़ेगा कि मैं सेल्फ को एक्सप्लेन कर सकूं। किसकी बात करता था फ्राइड, सेल्फ की बात करता था, ठीक। और चूंकि अकेले फ्राइड ने नहीं की है, किसने की है, कूले ने भी की है, मीड ने भी की है, इरविंग गफमैन ने भी कर दी, मतलब हजारों लोगों ने बात की। तो केवल फ्राइड से काम नहीं चलेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको समझाना पड़ेगा और सबको बताना पड़ेगा कि इन तीनों का इससे क्या अलग है, ठीक। अगर कोई फ्राइड को ऊपरी तौर पर पढ़े तो वो कॉम्प्लेक्स कंफ्यूज हो जाएगा कि पता नहीं ईगो का मतलब घमंड और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, मुश्किल है। जबकि फ्राइड के यहाँ कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, अलग ही कंसेप्ट दे रहा है वो, जेलेसी की बात करता है यहाँ पर, है ना। बात समझ रहे हैं आप। तो सेमिनार में अब किसी भी नए आदमी को, अब जाहिर सी बात है कि ये सब उसी को समझा सकते हो बेहतर ढंग से जो पहले से नॉलेजेबल है। सेमिनार के लिए क्लास नहीं करनी पड़ेगी, ये बात मैं अगर आपको समझाऊं तो ये सेमिनार क्लास हो जाएगी ना। ऑलरेडी आप उस पर नॉलेज्ड हैं, आपको पता है, आप एक्नॉलेजमेंट में है, आपकी में एक्नॉलेज है कि ये हाँ होता है। अब चर्चा क्या करनी है बस, कि कैसे इसे हम सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई वही कर सकता है जिसको हर पॉइंट्स की क्या हो, अच्छी नॉलेज हो, एनालिसिस करे, फिर सिंथेसिस क्रिएट करे, ठीक। तो आप टॉप टू बॉटम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और बॉटम टू टॉप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हाँ हाँ वो एक्चुअली समझो बात, रिसर्च के कंटेक्स्ट में वर्कशॉप का मतलब है कि आपको रिसर्च में कई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, आपने वो कर ली, ये तो टॉपिक के बारे में है। सेमिनार रिसर्च पर नहीं हो, सेमिनार पर रिसर्च हो, सेमिनार रिसर्च पर सेमिनार हो सकता है, रिसर्च पर सेमिनार हो सकता है। सपोज करो मुझे ये बताना हो कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड क्या है, चलो इसी पे सेमिनार कर लेते हैं। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना, लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी कि एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है और डेस्क्रिप्टिव क्या होती है, बड़ा कॉमन सा टर्म है। तो जब मैं तैयारी करके जाऊंगा तो मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो इस बारे में जानते हैं, लेकिन मुझे एक तरीका बताना पड़ेगा जिससे कि वो इजी हो जाए। तो इंडक्टिव का मतलब क्या हुआ था, डिडक्टिव का मतलब क्या समझा था, तो हमने आपको रटाने की कोशिश भी की कि भाई कॉम्प्लेक्स टू सिंपल और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कुछ ना समझ में आया तो इतना तैयार कर लो, आ रही बात समझ में। तो आप जब शुरू से शुरू करने जा रहे हैं तब ना तो सेमिनार हो सकता है ना ही वर्कशॉप हो सकती है, ठीक है। पहले वाले में आइडिया है लेकिन कोई पर्टिकुलर पॉइंट अप्लाइडली यूज नहीं कर पा रहे थे आप रिसर्च का, वो समझने चले जाएंगे। इसमें क्या होगा, आप रिसर्चर हैं या आप थिंकर हैं, आपको पहले से नॉलेज है और वो नॉलेज आम आदमी के लायक कैसी नहीं है, यूजफुल नहीं है। आपको अपने भी स्तर पर ही क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है ना। इसलिए ये
नॉलेज एक्सरसाइज भी है। अरे सिंपल समझो ऐसा कि छोटे बच्चों को, अगर आप देखते हैं बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने मेथड्स होते हैं और कितने मार्केट में आते हैं, बहुत कम ना। लेकिन छोटे बच्चों को सिखाने के लिए आज की डेट में क्या है, हर चीज अवेलेबल है। तो उस सब्जेक्ट पर कि छोटे बच्चे को यही बात कैसे समझाई जाए, सिंपलीफाई की जाए, ये हम डिस्कस कर ले। तो पहले हम सिंपलीफाई कर लें, फिर बच्चे को। क्लियर है? तो पहले टीचर आपस में डिस्कस करेगा, सेमिनार, नॉलेज कंक्रीट हो गई। अब किसी पर्टिकुलर पार्ट पे क्या करेगा, वर्कशॉप कर सकता है कि यार इसमें ये चीज और टेक्निकलिटी है, सही समझ में आ रही है, इसको भी वर्कशॉप कर लेते हैं। ठीक है? तो आम आदमी के यूज की वर्कशॉप हो सकती है, लेकिन ये थिंकर्स के काम की चीज है, टीचर्स के काम की चीज है, जो जिनका आईक्यू अच्छा है उनकी लिए अच्छी चीज है। ठीक है? तो जब आप सेमिनार में जाएंगे तो आपको नॉलेज इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए, नॉलेज बढ़नी चाहिए। किस फॉर्म में कि आप एक ही टॉपिक के 5-6 डायमेंशंस को आपस में रिलेट कर सकें और फिर एक कंक्लूजन पर आ सकें। ठीक हो गया? इसके बाद क्या करेंगे आप, बस बस लेट मी फिनिश, अभी मैंने आगे नहीं पढ़ा ना, अभी वही हूं, अभी मैं क्लास में ही हूं। ठीक है? चलो, अब एक फायदा और होता है। एक फायदा क्या है कि आप डिलीवरी सीख जाते हैं। तो खासकर जो नए टीचर हैं उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, सेमिनार अटेंड करने चाहिए, क्योंकि आप बोलेंगे सबके सामने जाकर, भाई सिंपलीफाई कर रहे हैं ना। तो अगर सेमिनार में गए तो आपको भी तो बोलना पड़ेगा, आपका नंबर आएगा, अपनी बात को समझा रहे होंगे आप, जब समझा रहे होंगे तो बोलने का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, है ना। तो जो पुराने टीचर होते हैं वो आप उन्हें एक की भीड़ के सामने खड़ा करिए, लाखों की भीड़ के सामने खड़ा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें जो पता है, उन्हें ये पता रहता है कि मुझे जो बोलना है सामने वाले को किसी को नहीं आता होगा इसमें से, या थोड़ा बहुत आता होगा मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा। आप बात समझ रहे हैं ना। तो कॉन्फिडेंस है आपके पास, सबसे जरूरी चीज किस चीज कॉन्फिडेंस है कि मुझे इसका सिंप्लीफिकेशन पता है, तो वो यहां से ले आए थे आप। ठीक? और जब आप दूसरे को डिलीवर कर रहे हैं तो आपको डिलीवरी आ रही है। बताएंगे ना कि चुपचाप जाके कॉपी जमा कर देंगे जैसे हम लोग वाइवा में जमा कर देते हैं जाके, नहीं, बोलना पड़ता है उसमें। ठीक है? तो अगर इमोशनल इफेक्शनल की बात कर रहे हैं तो एक फायदा क्या होगा कि आप अपने आप को रिप्रेजेंटेबल बना लेते हैं, ये फायदा होता है। दूसरा फायदा क्या होता है, अब जाहिर सी बात है आपने कोई आइडिया दिया वहां पर सिंप्लीफिकेशन का, सामने से आ गया काउंटर, या तो गुस्से में गाली गलौज करने लगो उससे, या फिर क्या करो, जवाब दो आप उसे। और जब जवाब दोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप हमेशा ठीक नहीं हो सकते। ठीक? या फिर आप बोल कर निकल गए, किसी ने क्वेश्चन पूछा आपने जवाब दे दिया, लेकिन अगला स्पीकर आया उसने उसी चीज को थोड़ा और डायमेंशन से क्लियर कर दिया, आपको क्या लगेगा, यार ये चीज ऐसे भी हो सकती थी। तो सेमिनार क्या करता है, आपको अपनी औकात में ला देता है। औकात का मतलब अच्छी वाली औकात है कि आपको पता लग जाता है कि यार मुझे जो आता था उससे बाहर भी एक दुनिया है ना। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या कोई भी टीचर बनता है ना तो लगता है कि जो मैं जानता हूं दुनिया में वो कोई नहीं जानता। टीचर्स की हमेशा प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो सबसे ऊपर अपने आप को समझते हैं कि उन्हें पता है कि नॉलेज मैंने तो डेवलप की है, मैंने तो एक्सप्लेन की है, मैंने तो डिलीवरी की है, तो मुझसे बेहतर कौन होगा, है ना। तो ये टीचरिज्म होता है। ठीक है? तो जब ये स्थिति आती है तो आप जाहिर सी बात है आप इंक्लाइन या एक्सट्रीमिज्म का शिकार हो सकते हैं। लेकिन जब सेमिनार में जाएंगे दूसरा आपके बराबर का मिलेगा तो क्या करेगा, आपको काउंटर करेगा, और काउंटर करेगा तो फिर आप जाहिर सी बात है तैयार होकर जाएंगे। और फिर भी काउंटर झेल लिया, सुन लिया, बात को बैलेंस कर लिया, तो आप क्या सीख जाएंगे, पॉजिटिवनेस। आपको दोनों चीज समझ में आती लगेंगी, है ना। तो सेमिनार में जाकर कुएं का मेंढक क्या होता है, समुद्र का मेंढक बनने लगता है। समुद्र मेंढक क्यों, क्या लगता है कि दुनिया जो मैंने रची है इतनी ही बड़ी, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, मैं ही सबसे बड़ा, इस कुएं का मेंढक मैं ही हूं, मैं ही इसका राजा हूं। लेकिन जब सेमिनार में जाता है तो समुद्र में पहुंचता है, फिर देखता है कि यहाँ तो मेरी हैसियत ना के बराबर है। बात समझ में आ रही है? तो
इसलिए क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा गया नेट में कि सेमिनार का कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है और सेमिनार का इमोशनल या अफेक्शनल डायमेंशन क्या होता है। तो इससे आप पढ़ाना सीखते हो, इससे आप नॉलेज को डाइजेस्ट करना सीखते हो, अपनी नॉलेज को आप रिफॉर्म करना सीखते हो, ठीक है, और दूसरे के विचारों को आप अब क्या करने लगते हैं, रेस्पेक्ट देने लगते हैं। क्योंकि आपको पता लग गया कि आपसे भी बेहतर, या एक चीज के बारे में आप 50 पॉइंट जानते थे, अगले ने 51 वाला बता दिया, तो आपको क्या लगेगा, यार मेरे 50 तो किसी काम के नहीं, ये 51 वाला बहुत जरूरी है। ठीक वैसे जैसे नकल में होता है ना, हम सामने वाले से पूछते हैं, सब कुछ ऐसा लगता है कि सब आता होगा, सही बताएगा हमको, हमें कुछ नहीं आता। तो सेमिनार में प्रॉब्लम है कि 50 आपने बताया, आपको लगे बस आज तो राजा मैं ही हूं। अगला आया, अगले दिन उसने कहा कि +1 और है अभी, तो आपको लगा अरे यार तो बेकार हो गए सारे। तो इससे आप सीखते हैं, डेफिनेटली सीखते हैं। तो दूसरा फायदा ये मिलेगा आपको। सेकंड, पहला ये था कि आप बैलेंस होकर नॉलेज को इनटेक करने लगते हैं, डिटर्मिनिज्म का शिकार नहीं होते हैं। और फिर ये है कि किसी भी सब्जेक्ट में ये हायर थॉट्स को, मैंने पहले ही कहा ना, ये सदन नहीं होगा, उच्च स्तरीय होगा, ये उच्च स्तरीय क्लास। तो सेमिनार आपको कहीं ना कहीं पीजी और एमफिल और उससे ऊपर के लेवल को एम्पावर्ड करती है। क्योंकि आप कह सकते हैं एक तरीके से नॉलेज प्रोसेस हो रही है यहाँ पर। बाकी क्लासेस में क्या नॉलेज डिलीवरी होती है ना, यहाँ तो आप खुद नॉलेज को प्रोसेस कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो तरीका ढूंढ रहे होते हैं। ये सब क्लास में नहीं हो सकता। जो क्लास में जो बैठा है उसे तो 0 आता है, ये मान के पढ़ाना पड़ता है आपको उसे। लेकिन यहाँ तो आपको लगता है कि नहीं सब ठीक ठाक है, बस अपनी बात को मैं थोड़ा ठीक ठाक ढंग से रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये हायर लेवल ऑफ नॉलेज के लिए यूज होती है। और अगर आप वाकई ही अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है तो आप वहां जाकर क्या बताएंगे, इंडिपेंडेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है। इंडिपेंडेंट का मतलब आप कुछ ऐसा सोच के गए हैं, ऐसे आपके पास कोई चीज है जो अभी तक किसी ने बात नहीं की है, इस चीज का स्पेस आपको यहां मिल जाता है। क्योंकि ये सब जहां होगा ना, ये डेफिनेटली आपको लगेगा कि हाँ बात है, दम है। जैसे आप सोशियोलॉजी में देखिए, है ना, मतलब पढ़ते हुए हमेशा लगता है यार कि इंडियन सोशियोलॉजी में जितनी भी 100 कंसेप्ट सपोज करो 100 हैं, तो मुश्किल से 2 ही ऐसी हैं जो भारतीयों ने, 2 या 3% है जो भारतीयों ने दी हैं। सेम है साइकोलॉजी, फिलोसफी में भी यही है, साइकोलॉजी में भी यही है ना। जितनी कंसेप्ट आप पढ़ते हैं 100 में से मुश्किल से 2 या 3 है जो इंडियन थिंकर्स ने डेवलप की, शायद वहां तो वो भी नहीं है, वहां तो वो भी नहीं है, सारा कुछ वेस्टर्न है। तो नहीं फील होता है कि यार हमें भी कुछ ऐसा बोलना, करना, समझना चाहिए जिससे कि इस सब्जेक्ट को हमने पढ़ा है, हम इस सब्जेक्ट को फॉलो ना करें, इस सब्जेक्ट में हम भी अपना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करें। आ रही बात समझ में ना? तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग को सपोर्ट करती है, अच्छी चीज है। इससे नॉलेज आगे जो थिंकिंग ऑफ, जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो एक स्टेप और आगे चला जाता है, अगली वाली पीढ़ी को मिल जाता है कि यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं, इससे एक स्टेज हमें और आगे एडवांस चलना है। नॉलेज प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये क्या है, नॉलेज प्रोसेसिंग का हिस्सा है, जबकि वर्कशॉप नॉलेज प्रोसेसिंग का नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का हिस्सा होती है। जीएसटी में हम जब यूज टू हो जाएंगे जीएसटी के, तो क्या हम जीएसटी वर्कशॉप करेंगे जब तक कि कोई नया चेंजेस ना आए उसमें? नहीं करने वाले, ठीक है। तो सेमिनार्स जरूर, वर्कशॉप से ज्यादा सेमिनार करने चाहिए। अब दोनों कंपैरिजन कराया मैंने आपको, बात वैसे तो मैं साथ साथ बोलता गया हूं। अगर दोनों कंपैरिजन करना है तो देख लो बस भले फिर से। सेमिनार क्या कर रही है, थ्योराइजेशन का काम कर रही है, ये थ्योरी को एनालिसिस कर रही है ना, नहीं था। जबकि वर्कशॉप सॉल्यूशन दे रही है, प्रोफेशनल सॉल्यूशन दे रही है। तो एक थ्योराइजेशन को इंप्रूवाइज करती है, दूसरा अप्लाइड, इसलिए कहा कि अप्लाइड
टर्म यहाँ यूज अच्छी नहीं लगेगी हमें, यही अप्लाइड होना ठीक है क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रहा है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंसेस है बेसिकली। दूसरा डिफरेंस याद रखना है तो सेमिनार किसकी टॉक है, एक्सपर्ट टॉक है, जबकि वर्कशॉप में क्या है, क्लाइंट और प्रोफेशनल के बीच के कम्युनिकेशन है। नेचर का ही डिफरेंस आ गया। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अलग है तो नेचर भी डिफरेंस अलग आ रही। कंफर्टेबल है अनामिका? चलिए, लास्ट टर्म आपके लिए है सिंपोजियम। ये थोड़ा और भी मुश्किल पैदा करेगा आपके लिए। देखते हैं सिंपोजियम का। पहले तो समझें कि सिंपोजियम का लिटरल मीनिंग क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट। क्या मतलब है? इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट, बौद्धिक मनोरंजन। इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं है। इसमें क्या है, कंसेप्ट का डाउट क्लियरेंस है, कंसेप्ट का डायमेंशन इंप्रूवमेंट होगा। तो ये भी एक्सपर्ट टॉक होगी, लेकिन किसी सब्जेक्ट के बारे में जो लास्ट डिसीजन होगा लॉजिकली। तो सारे काम लॉजिकली होंगे तो तय बात है सबका लॉजिकली होना चाहिए। तो ये तो सेमिनार से भी ऊंचे की चीज है। सेमिनार तो केवल सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे ना, और इसमें तो आपको क्या करना है, एक टॉपिक है और उस टॉपिक को के बारे में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ चीज ऐसी है जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है वहां पर। तो उन आइडियाज को एक दूसरे से रिलेट करना पड़ेगा आपको यहां पर। ठीक है, तो एक लेवल और ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट होगा, रिक्रिएशन होगा। वैसे इंटरटेनमेंट की जगह रिक्रिएशन शब्द ज्यादा बेटर रहेगा इसके लिए। इंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, बौद्धिक मनोरंजन। तीनों का डिफरेंस समझ पा रहे हैं? की डिफरेंस समझिए। पहले में अप्लाइड सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग नंबर 1, दूसरे में क्या पढ़ा आपने, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टॉपिक, और थर्ड में है कि डाउट्स है ना, हिंड्रेंस हैं, उन हिंड्रेंस को क्लियर करना है कि एक साथ कई चीजें चल रही हैं, उनको आपस में कोरिलेट करना है आपको। तो ये रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट भी है बिटवीन फैक्ट्स टू द वन कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट से जुड़े जितने भी डायमेंशंस हैं, फैक्ट्स हैं, उनको आप कोरिलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? ये भी जैसा मैंने कहा, और हायर स्टडीज हैं, क्योंकि आम आदमी को लेना देना तो है नहीं सब चीजों से। ठीक है, इससे आपको किसी भी चीज के बारे में इवेल्युएशन पैदा हो जाता है। आप उस चीज को इवेल्युएट कर सकते हो कि ये कितनी यूजफुल है। यूजफुल का मतलब ऐसा नहीं कि लाइफ में यूजफुल हो, क्लियर है? तो मुझे लगता है कि ये टीचर से भी ऊपर की चीज है। टीचर को भी जो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं ना, आपने देखा होगा कॉलेज वगैरह में भी टीचरों के भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। तो जो लोग पढ़ाने होते हैं वो भी बेसिकली टीचर हैं, लेकिन इतने एक्सपर्टाइज हो गए अपने एरिया में कि वो अब टीचरों को क्या कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं।
तो ये दो हाईली इंटेलेक्चुअल्स के बीच में केवल क्या है, चीजों को क्लैरिफिकेशन करना है, क्लियर करना हुआ। लेकिन हाँ, ये किसी को पढ़ाई से संबंधित नहीं है, यहाँ सब एक इक्वल लेवल पर, यहाँ पर भी सब कोई है, दोनों साइड इंटेलेक्चुअल्स की है। ठीक, तो बस वो है कि एक डायमेंशन आपके पास है, एक डायमेंशन आपके पास है, किसी और के पास है, सबको जोड़ना पड़ेगा आपको, एक धागे से सबको बांधना पड़े। तो कुल मिलाकर मोती अलग अलग हैं और उनको एक धागे में पिरोकर एक माला बनानी होती है आपको इसमें। ये आपके लिए सिंपोजियम होता है। क्लियर है बात? ठीक है। तो रिसर्च से रिलेटेड कुछ टर्म्स थी जो जनरली बच्चों को प्रॉब्लम करती हैं, तो हमने आपके लिए वो क्लियर कर दी है अब यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही, इसको यहीं रोक देते हैं।